गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ वाइंडिंग और इसके अलावा हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। ओके। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडी। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जिसका टॉपिक हमारा रहेगा थर्मल स्टेट इन इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का एजेंडा है हमारा थर्मल स्टेट इन इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। इसमें हम लोग हीटिंग हीटिंग टाइम कांस्टेंट और उसकी फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज, इसके अलावा कूलिंग और कूलिंग टाइम कांस्टेंट चीज, ये सारे टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। और पिछले लेक्चर की तरह हम लोग एक एग्जांपल भी करेंगे आज के टॉपिक पे बेस पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मल स्टेट इन इलेक्ट्रिकल मशीन। सो थर्मल स्टेट इन इलेक्ट्रिकल मशीन, तो किसी भी मशीन में उसका टेम्परेचर राइज, मैं पहले यहाँ पे टॉपिक मार देता हूँ, टॉपिक लिख देता हूँ। तो किसी भी मशीन में उसका टेम्परेचर राइज कब होता है? जब आपकी जो मशीन है वो आपकी रनिंग कंडीशन में होती है। ठीक है। और अगर आपका स्टेडी लोड है, लोड आपका स्टेडी है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मशीन जब पहली बार स्टार्ट होती है तो कूलिंग से लेके हीटिंग तक आपकी मशीन जाती है। तो जो टेम्परेचर आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में जब इंक्रीज होता है, वो उसमें जो हमारा पावर वेस्ट होता है, ठीक है, उसकी रेट हमें डिटरमाइन करनी है। ये है आपका मेन गोल। ठीक है, जो हम लोग थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा उसकी कूलिंग भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है हम। सो कूलिंग एक अलग पार्ट है और हीटिंग एक अलग पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले इसमें कुछ एब्रीविएशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हम लोग यहाँ पे इस थियरी में यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो एब्रीविएशन कौन कौन से हैं? तो पहला एब्रीविएशन है आपका क्यू। क्यू क्या है? क्यू आपका पावर लॉस है या फिर हीट डेवलप्ड है, जो आपको जूल पर सेकंड या फिर वॉट में दे रखा होगा। और वॉट, कैपिटल जी हम लोग यूज करने वाले हैं, जो हमारा होगा वेट ऑफ एक्टिव पार्ट्स ऑफ मशीन, जो आपको उसका किलोग्राम में दे रखा होगा। देन स्मॉल एच है, जो हमारी स्पेसिफिक हीट है, जो आपको जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दे रखी होगी। देन आपकी कैपिटल एस है। कैपिटल एस क्या है? आपकी कूलिंग सरफेस है, जो आपको मीटर स्क्वायर में दे रखी होगी। इसके अलावा हम लोग यूज करने वाले लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? आपकी स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन। ठीक है। तो ये आपको दे रखी वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। देन आप स्मॉल सी यूज करने वाले हैं। स्मॉल सी क्या है आपका? वो है आपके स्पेसिफिक हीट की इनवर्स। तो इसको हम लोग कहेंगे कूलन कोएफिशिएंट, जिसका यूनिट होगा डिग्री सेंटीग्रेड मीटर स्क्वायर पर वॉट। देन यूज करने वाले हम थीटा। थीटा क्या है? आपका टेम्परेचर राइज है एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे। ठीक है, वो होगा आपका डिग्री सेंटीग्रेड में। देन थीटा एम यूज करने वाले हैं, ये आपकी होगी फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज। जब आपकी हीटिंग हो रही होगी तब, वाइल हीटिंग, थीटा एम में। ठीक है, एम होगा मतलब वाइल हीटिंग में, ये भी आपकी डिग्री सेंटीग्रेड में होगी। इसके अलावा
इसके अलावा हम बात करेंगे थीटा एन यूज करने वाले हैं, जो हमारी फाइनल स्टडी टेम्परेचर राइज होगा जब कूलिंग हो रही होगी, इस बार कूलिंग, ठीक है, माइल्ड कूलिंग यानी डिग्री सेंटीग्रेड में होगी ये भी आपकी। देन थीटा आई, स्मॉल थीटा आई, ये होगा आपका इनिशियल टेम्परेचर राइज ओवर एम्बिएंट मीडियम, ठीक है, ओवर एम्बिएंट मीडियम। ये भी आपका डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। देन हम लोग यूज करने वाले हैं टी एच, जो आपका है हीटिंग टाइम कांस्टेंट। ये है आपका सेकंड में यानी एस, ठीक है। देन टी सी, जो आपका कूलिंग टाइम, हीटिंग कूलिंग टाइम कांस्टेंट है, ये भी आपका सेकंड में होगा। और स्मॉल टी आप यूज करने वाले हैं फॉर द टाइम, ये भी आपको सेकंड में दे रखा होगा, ठीक है। तो इतने एब्रीविएशन हम लोग आज के जो लेक्चर है उसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक थर्मल स्टेट में हम लोग देखते हैं हीटिंग का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको टॉपिक लिख देता हूँ हीटिंग का, फर्स्ट टॉपिक है आपका हीटिंग। तो हीटिंग, अगर आपकी हीटिंग की प्रोसेस हो रही है तो इसमें क्या होता है, आपका सरफेस का जो टेम्परेचर है, मशीन की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो आपका राइज होता है बाय द थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, टेम्परेचर राइज एट एनी टाइम है आपका ओवर द एम्बिएंट मीडियम, ठीक है। ये सरफेस का टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है थीटा जितना ओवर द एम्बिएंट मीडियम। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पे आपकी हीट एनर्जी उस बॉडी पे से डिसिपेट हो रही है और एम्बिएंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ड्यू टू दी रेडिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसमें, जैसे आप एक लोहे को गर्म कर रहे हैं, तो लोहे को आप किसी चीज से गर्म कर रहे हैं, तो वो जो गर्म कर रहे हैं, तो धीमे धीमे आपकी लोहे का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर धीमे धीमे थीटा से आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आप एक क्या करते हैं, उसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसकी जो हीट डिसिपेट हो रही है, ठीक है, और सरफेस से एम्बिएंट मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि आपकी जो हीट फ्लो हो रही है वो आप जहां से दे रहे हैं हीट, वहां से लोहे के अंदर जो हीट जा रही है तो वो ड्यू टू दी कैसे जा रही है, बाय द रेडिएशन, कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के थ्रू जा रही है। तो ये जो हीट डिसिपेट हो रही है, यानी और जो या फिर आपका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो हो रहा है वो टेम्परेचर राइज किस किस जरिए हो रहा है, आपका रेडिएशन, कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। लेकिन ये जो टेम्परेचर राइज है एट एनी टाइम, वो किस आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से है। हीटिंग की अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हीटिंग का अगर आप लोग देखते हैं, तो ये अगर थीटा है यानी टेम्परेचर राइज एट एनी टाइम है, तो हीटिंग के लिए आप थीटा एम इंटू वन माइनस, ये वन है, माइनस ई रेस टू माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी एच प्लस इनिशियल में जो आपका टेम्परेचर था वो ई रेस टू माइनस टी रेस टू टी एच। क्यों हमने ई रेस टू टी एच लिखा, क्योंकि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो आपका टेम्परेचर राइज होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी का अगर ग्राफ देखते हैं, तो धीमे 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 आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपकी टेम्परेचर की राइज हो रही है। ये टेम्परेचर आपका पैराबोला टाइप है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में ई रेस टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो हीटिंग के लिए अगर आपका एट एनी टाइम अगर आपको हीटिंग चाहिए तो आप लोग कैसे यूज करेंगे, थीटा एम क्या आपका जो फाइनल स्टेट है, टेम्परेचर राइज का फाइनल स्टेट है, ठीक है।
ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया था ना, ये बताया था आपको, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए ये वाला फाइनल स्टेट है आपका टेम्परेचर का बढ़ने का, ठीक है, थीटा एम है ये, ओके। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आपका थीटा आई है। थीटा आई क्या है आपका इनिशियल टेम्परेचर राइज है, और थीटा एम क्या है आपका, थीटा एम आपका फाइनल, थीटा एम आपका फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ये पैराबोला मिल रहा है, इसीलिए हम लोग जो इक्वेशन है उसके अंदर ई रेस टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। ये तो ये तो हो गई एक बात, मतलब किसी भी टाइम पे अगर हमको टेम्परेचर राइज फाइंड करना है तो हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन या फिर हम लोग लिख सकते हैं, अगर आपकी मशीन कोल्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट में ही हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टेम्परेचर राइज होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये इसकी वैल्यू जो है थीटा आई की वैल्यू है वो 0 रख देंगे। अगर ये 0 रखेंगे तो स्टार्टिंग में कोई टेम्परेचर राइज होगा, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी एच, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग स्टार्टिंग का हीटिंग प्रोसेस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको इसको हटा के इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, ये आपका कौन सी पोजीशन है, ये आपका एट स्टार्ट फ्रॉम कोल्ड कंडीशन, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आपका उस चीज का है। ये तो कौन सा इक्वेशन है, ये वाला किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे। और ये वाला जो नंबर 1 का इक्वेशन है, ये आपका कोल्ड कंडीशन से अगर मशीन आपकी गर्म हो रही है तब का है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन को कंसिडर करें, तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो हीटिंग कर्व है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। देखिए, स्टार्टिंग में जो आपका है टेम्परेचर वो आपका 0 है, यानी कोल्ड से स्टार्ट हो रही है। देन धीमे 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 आपका एक्सपोनेंशियली आपका जो कर्व है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, इसीलिए हम लोग थीटा इज इक्वल टू थीटा एम 1 माइनस हम लोग ई रेस टू में हम लोग इसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई आपकी हीटिंग हीटिंग की बात। लेकिन ये जो इक्वेशन आया था हमारा, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये ग्राफ में देखें, तो ओवर द टाइम आपका अगर हम लोग स्मॉल टी इज इक्वल टू अगर टी एच रखते हैं, इतने हिस्से की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसमें हिस्से की ही बात करते हैं। तो ये हिस्से की अगर बात करते हैं तो टी इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, टी एच रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इन द इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा थीटा का, वो आएगा हमारे पास थीटा एम 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी एच जो है, तो इसमें हम लोग टी इज इक्वल टू कैपिटल टी रखेंगे, तो हमारे पास आएगा ई रेस टू -1, ओके। सो ई रेस टू अगर -1 आ रहा है हमारे पास, तो ये थीटा एम 1 माइनस 1 अपॉन ई, और ई की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इधर आएगा ई -1 अपॉन ई, और अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं इसमें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.632 थीटा एम। ये कब होगा, जब हम लोग टी इज इक्वल टू टी एच रखेंगे तब। तो ये जो इक्वेशन आया आपका, इस इक्वेशन से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हीटिंग, हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन दैट द हीटिंग टाइम एज द टाइम टेकन बाय द मशीन टू अटेन द पॉइंट
632 ऑफ इट्स फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज। ये चीज हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग की बात। अब हमारी फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज की अगर हम लोग बात करते हैं इसी में, मतलब ये तो हमारे छोटे कर्व की बात होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले की बात करते हैं, इस चीज की बात करते हैं हम लोग, इस चीज की बात करेंगे, मतलब फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन था, मतलब हम लोग फाइनल स्टेडी स्टेट की बात करें अगर, तो फाइनल स्टेट में फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज, तो फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज में अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन है हमारे पास जो पहले से ही है, थीटा एम इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एस लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल क्यू क्या है, हीट डेवलप्ड है, एस क्या है, कूलिंग सरफेस है, और लैम्बडा क्या आपकी स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये एक्सप्रेशन को हम लोग कंसिडर करें, तो यहाँ से हम क्या क्लियर कर सकते हैं कि जो फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके लॉसेस से, क्योंकि आपका एक लॉसेस भी है, हीटिंग टेम्परेचर तो है लेकिन एक लॉसेस भी है आपका। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज जो है वो डायरेक्टली आपके लॉसेस से प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस एरिया से और उसके स्पेसिफिक हीट डिसिपेशन से। इसीलिए फॉर दिस सेम लॉसेस, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम दिस सेम लॉसेस मशीन की जो है वो हायर टेम्परेचर राइज को फेस करती है, और ये हायर टेम्परेचर राइज कब फेस करेगी, जब उसका वेंटिलेशन पुअर हो तब। ठीक है, बस यही है आपके फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज में। मींस ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहना चाहता है, ये तभी अटेंड हो सकता है मैक्सिमम कि जब आपके मशीन का कूलिंग आपका सही ना हो, यानी उसका वेंटिलेशन आपका पुअर हो। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे फाइनल स्टेडी स्टेट की। अब बात करते हैं हम सेकंड पोर्शन है उसका कूलिंग का। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर दिया है, सेकंड पार्ट है उसका कूलिंग का। ठीक है, जैसे हम लोग ने हीटिंग में देखा उसका इक्वेशन, वैसे कूलिंग में भी उसका इक्वेशन देखेंगे। कूलिंग का इक्वेशन क्या होगा, कूलिंग में टेम्परेचर डाउन कैसे होगा आपका, वो होगा आपका थीटा जितना, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, थीटा एन 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी सी। ठीक है, 1 माइनस वी अपॉन टी सी, इधर प्लस थीटा आई ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी सी। ठीक है, ये आपका एनी टाइम एट एनी टाइम की कूलिंग है, एनी टाइम कूलिंग इक्वेशन। अगर आपको एनी टाइम पे कूलिंग इक्वेशन, एनी टाइम पे कूलिंग आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका, जैसे आपने यहाँ पे थीटा एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डेल्टा लिखा था, वैसे ही आप यहाँ पे थीटा एन की वैल्यू भी यही लिख सकते हैं, थीटा एन सब सेम रहेगा, क्यू अपॉन एस लैम्बडा। ठीक है, और टीसी, जो हमारा टीसी है कूलिंग कोएफिशिएंट, जो सॉरी कैपिटल टीसी है जो आपका, मतलब जो टाइम है कूलिंग का, कूलिंग टाइम कांस्टेंट जो है, उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, उसको आप डिनोट करेंगे जी स्मॉल एच अपॉन एस लैम्बडा से। तो ये जो लैम्बडा है आपका, ये वाला जो लैम्बडा है, दोनों लैम्बडा, ये वाला लैम्बडा आपका कूलिंग कंडीशन में डिफरेंट होता है फ्रॉम दी, कैसे, अंडर द हीटिंग कंडीशंस, एंड so the heating and cooling time constant of a machine may have a different values। ठीक है, अगर मशीन आपकी शटडाउन हो रही है, शटडाउन है और कोई हीट आपकी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो जो उसका फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज है, जब उसका कूलिंग होगा, तो वो कूलिंग आपका टेम्परेचर राइज का कूलिंग आपका जीरो होगा। ठीक है, यानी थीटा एन की जो वैल्यू होगी उस टाइम पे जब आपकी मशीन शटडाउन कंडीशन में होगी, तब ये जो थीटा एन की वैल्यू है वो आपकी जीरो होगी। क्या होगी, थीटा एन की वैल्यू आपकी जीरो होगी।
तो ये वाला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, ये वाला जो एनी टाइम वाला है, ये जो इक्वेशन है आप इसे किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, जब आपकी मशीन शटडाउन कंडीशन में है, तो थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं थीटा आई ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी सी एट दी शटडाउन कंडीशन। ऑफ मशीन टेम्परेचराइज आपका क्या होगा कूलिंग का, थीटा आई ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी सी। तो ये अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से आपका क्लियर हो रहा है कि कूलिंग कर्व जो आपको मिलने वाला है वो भी आपको एक्सपोनेंशियल मिलने वाला है। तो ये है आपका कूलिंग कर्व, ठीक है, ये आपका कूलिंग कर्व है। और यहां से हम लोग कूलिंग टाइम कांस्टेंट को गेन करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो था, इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू थीटा आई ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी सी, ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी सी, मीन्स स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी सी, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतने कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसमें हम लोग t इज इक्वल टू टी सी अगर रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी थीटा की, सेम वैल्यू थीटा आई इंटू 0.368 ई की वैल्यू हम लोग रख देंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो कूलिंग के लिए आपको क्या लिख सकते हैं, 0.368 इंटू थीटा आई, ये आपका कूलिंग टाइम कांस्टेंट है, कूलिंग टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो यहां से ये इक्वेशन से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन दैट द कूलिंग टाइम कांस्टेंट एज टाइम टेकन बाय मशीन फॉर इट्स टेम्परेचर राइज टू फॉल, यहाँ पे फॉल होगा, यहाँ पे राइज नहीं होगा, यहाँ पे फॉल होगा, टू फॉल टू 0.368 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू से 0.368 जितना अगर आपका कूलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो आपके कितना होगा, टेम्परेचर कूलिंग टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज की अगर बात करते हैं, जैसे हमने फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज आपके लिए हीटिंग के लिए बात करी थी, वैसे हम लोग फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज कूलिंग के लिए बात करेंगे। इसमें आपका फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज की बात करते हैं फॉर कूलिंग, तो सिंपल वही जैसे हम लोग जैसे हमने हीटिंग के लिए रिलेशन यूज किया था, थीटा एम इज इक्वल टू क्या किया था, क्यू अपॉन एस लेमड़ा, वैसे हम लोग थीटा एन के लिए क्यू अपॉन एस लेमड़ा लिख सकते हैं फॉर दी फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज में, ठीक है। तो यहां से ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, यहां से हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, यहां से एक चीज डिनोट कर सकते हैं कि आपका जो मशीन की कूलिंग है, यानी कूलिंग टेम्परेचर है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इससे, उसके लॉसेस से। और जब आपकी मशीन शटडाउन कंडीशन में होती है, इसका मतलब शटडाउन कंडीशन का मतलब क्या है कि ये जो आपका Q है वो आपका लॉसेस आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो आपका फाइनल टेम्परेचर राइज जो है वो भी आपका जीरो हो जाएगा, और मशीन उसके जो एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन है उसको वापस से गेन कर लेगी, ठीक है। एट दी कब गेन करेगी, जब आपकी मशीन शटडाउन हो जाएगी तब, ओके। तो ये था आपके फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज फॉर द कूलिंग। नाउ ये तो आज तो हमने दोनों बात कर ली, ठीक है, दोनों पॉइंट की हमने बात कर ली, कूलिंग और हीटिंग के लिए, ओके। पिछले लेक्चर की तरह अभी हम लोग एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग अभी एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, देखिए प्रॉब्लम हमारे पास ये है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रॉब्लम क्या है, अ फील्ड कॉइल हैज हीट डिसिपेटिंग सरफेस ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर। एक सरफेस दे रखी है जिसका एरिया आपको दे रखा है 0.15 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ मीन दे रखी है 1 मीटर की, और लॉस दे रखा है आपको 150 वाट का। द एमिसिविटी बीइंग 34 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एमिसिविटी दे रखी है आपको। ठीक है, एमिसिविटी आपको क्या दे रखी है, 34 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज दे रखी है आपको। देन एस्टिमेट द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज ऑफ द कॉइल। क्या करना है आपको, फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज फाइंड आउट करना है आपको कॉइल का। देन इट्स टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल इज 100 मल्टीप्लाई बाय 50 mm स्क्वायर। अगर उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको दे रखा है 100 बाय 50 mm स्क्वायर का, तो और उसकी एक चीज और दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है आपको 390 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेस फैक्टर भी दे रखा है आपको 0.56। देन इसके अलावा आपको कॉपर का वेट दे रखा है 8900 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, सो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मतलब आपको दो चीज फाइंड आउट करनी है कि आपको फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और एक आपको क्या करना है, टाइम कांस्टेंट, दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन, फाइनल स्टेडी स्टेट का इक्वेशन क्या है आपके पास, थीटा एम क्यू अपॉन एस लैम्बडा, ये आपके पास है अवेलेबल। और हीटिंग टाइम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है आपके पास, टी एच, वो भी आपके पास जी एच अपॉन एस लैम्बडा। ओके, जी क्या है आपका वेट है, और इसके अलावा हमारे पास एक चीज और नहीं है, वो क्या नहीं है आपके पास वॉल्यूम, कॉपर का वॉल्यूम नहीं है। कॉपर का वॉल्यूम भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपका वॉल्यूम ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना। वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर की अगर बात करते हैं तो इसका आपको कॉइल का आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, एम स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁶। और इसके अलावा आपको एक स्पेस फैक्टर भी दे रखा है 0.56। तो ये आ गया उसका वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉपर की वैल्यू आएगी। इसके अलावा हमारे पास वेट नहीं है केजी में, ठीक है, तो वेट भी ढूंढना पड़ेगा। तो वेट मतलब डब्ल्यू नहीं है, सॉरी जी नहीं है हमारे पास, वेट ऑफ कॉपर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। या हमें केजी पर मीटर क्यूब में आपको दे रखा है, लेकिन हमें केजी में फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 8900 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, यानी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो आया वो, तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा, उसका वेट आएगा हमारे पास 24.92 केजी, जितना उसका वेट आ जाएगा। सिंपल, दोनों चीज आ चुकी है, वेट आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना। सबसे पहला जो था हमारा वो था फाइनल स्टेडी स्टेट, फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज। तो फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज कितना है, क्यू एम जितना, सॉरी क्यू एम नहीं है वो, उसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा एम से, और इसका इक्वेशन है क्यू अपॉन एस लैम्बडा। तो अगर क्यू की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, तो क्यू हमको दे रखा है लॉसिस 150, एस भी हमें दे रखा है 0.15, और इसके अलावा हमने लैम्बडा 34 एमिसिविटी दे रखी है, मतलब लैम्बडा दे रखा है। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आएगा, 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, तो फाइनल स्टेडी टेम्परेचर राइज हमारे पास आ चुका है 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा दूसरा हमें फाइंड आउट करना था हीटिंग टाइम कांस्टेंट। तो हीटिंग टाइम कांस्टेंट कांस्टेंट तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, टी एच इज इक्वल टू क्या है हमारा, कैपिटल जी स्मॉल एच अपॉन एस इंटू लैम्बडा। तो कैपिटल जी क्या था, वेट था, वेट हमने फाइंड आउट किया है 24.92 केजी। ठीक है, स्मॉल एच हमारा दे रखा है हमें स्पेसिफिक हीट हमें कितनी दे रखी है, 390 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो 390 एस 0.15 और लैम्बडा 34। तो हमारे पास हीटिंग टाइम कांस्टेंट भी आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 1906 सेकंड, 1906 सेकंड, जो हमारा हीटिंग टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतने टाइम के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा स्टेडी होने लगेगा। तो दोनों चीज हमने फाइंड आउट कर दी है, यही हमारे दोनों आंसर हैं। यानी मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, थीटा एम इज इक्वल टू 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड और टी एच इज इक्वल टू 1906 सेकंड। ओके, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग टाइप्स ऑफ कूलिंग देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।